हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे से होंगे और अपने क्लास 12 बोर्ड्स के लिए अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आजकल 12th का एग्ज़ाम जो 12th के बोर्ड्स के लिए सीरियस रहना ज़रूरी है, डिटेल्ड स्टडी करना ज़रूरी है। इसका कारण क्या है कि अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो बोर्ड्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि नीट एग्जामिनेशन, जेई एग्जामिनेशन या सीयूईटी, इन सब में आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसलिए मैं सीरीज लेके आया हूँ, डिटेल्ड वीडियो की सीरीज, जिसमें मैं चैप्टर वाइज और बहुत कम पार्ट्स में इसको और डिटेल्ड बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, डेरिवेशंस भी हैं, सब कुछ है बेसिकली। तो इस सीरीज में हम लोग पहुंच गए आज चैप्टर नंबर 3 पर, करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। आइए देखते हैं उसके मैंने कितने पार्ट किए हैं, जिससे पूरी बात क्लैरिटी हो जाए आपको। तो ये रहा, देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी फुल चैप्टर शेड्यूल है और इसको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे कोई भी चीज छूटे नहीं, अच्छे से आप कवर कर सकें। आज पहला पार्ट हम लोग करने वाले हैं बेटा, पार्ट 1, जिसमें ओम्स लॉ करेंगे, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी और मेजनर इफेक्ट। इतनी चीज हम लोग आज करेंगे। फिर अगले वीडियो में पार्ट नंबर 2 आपको मिलेगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि जो आप यहाँ पढ़ा रहे हैं सर, वो एनोटेशंस के साथ, लिखावट के साथ आपको मिल जाए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। बस आपको करना क्या है, अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको क्लिक करके ज्वाइन कर लें। जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ वहाँ अपलोड कर दूंगा, तो आप अपने पास लेकर उससे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि वो मुझसे लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, तो ये अरविंद एकेडमी ऐप है, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आप वहां पर लाइव क्लासेस के थ्रू, रोज शाम को क्लासेस होती हैं, आप लाइव क्लासेस के थ्रू मुझसे पढ़ सकते हैं। जो डाउट है, जो आप परेशानी महसूस कर रहे हैं, सब दूर हो जाएगी, क्योंकि वहां पर मैं आपकी बातों का जवाब देता रहता हूं, जिससे आप स्ट्रांगली आगे बढ़ सके। इसी को देखते हुए हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है द्रोणा बैच। ये द्रोणा बैच है फिजिक्स का और ये द्रोणा बैच है मैथमेटिक्स का। द्रोणा बैच में शामिल हो जाइए और बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ है, जिससे किसी बच्चे को दिक्कत ना आए। तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं, अपनी सारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर सकते हैं। अब तक अगर न्यूमेरिकल नहीं निकलते हैं, फिजिक्स कम समझ में आई है, सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। थोड़ा सा बस प्रयास करना होगा आपको। तो ये द्रोणा बैच का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन से आप द्रोणा बैच में शामिल हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और पढ़ाई की बात शुरू करते हैं। ये देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ये चैप्टर नंबर 3 है और यहां पर हम लोग पढ़ते हैं जब चार्जेस मोशन में होते हैं। आपने जो चैप्टर 1-2 पढ़ा हुआ है, मैं नाम पूरा नहीं लिख रहा हूं, बोल दूंगा। जैसे चैप्टर 1 था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और चैप्टर नंबर 2 था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दोनों चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहे जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्यों? क्योंकि इसमें स्टडी करते हैं जब हम लोग चार्ज एट रेस्ट जब होता है, उस समय इसके प्रभावों को स्टडी करते हैं, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब चार्ज रुके हुए होते हैं। लेकिन चैप्टर नंबर 3 जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानेंगे, ये इसमें क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस बेटा इन मोशन रहते हैं। उस समय जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो इफेक्ट ये दिखाता है, चार्जेस इन मोशन, उस समय जो असर होता है, उस समय जो ये प्रॉपर्टीज दिखाता है, इफेक्ट दिखाता है, उनकी जानकारी, उसकी स्टडी हम करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो यही लिखा था, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। आइए आगे देखते हैं कि आखिर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें हम करंट को पहले डिफाइन करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए करंट क्या है। आपने फॉर्मूला तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी पढ़ा ही है। थोड़ा सा और, किसी कंडक्टर को ले लीजिए, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई एरिया ले लीजिए, ये मान लीजिए एरिया ले लिया, पर यूनिट टाइम जितना चार्ज फ्लो हो रहा है इस एरिया से, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। नॉर्मली आई एवरेज की जो वैल्यू लिखी जाती है वो Q अपॉन टी होती है, या आप डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी मेंशन कर दें। जो इस क्रॉस सेक्शन जो आपने पकड़ा है, वहां से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, देखिए फ्लो ऑफ चार्ज है तो इलेक्ट्रिक करंट बनेगी, लेकिन वो कितनी बनेगी, मैग्नीट्यूड, उसको इस डेफिनेशन से, इस फॉर्मूले से बता रहे हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज,
दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। लेकिन ये एवरेज करंट होती है। ये कौन सी करंट है? एवरेज। अगर आपको इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए तो आपने पढ़ा है कि लिमिटिंग प्रोसेस का इस्तेमाल होता है जहां डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो होता है। तो अगर हमें इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए जो वहां लिखी हुई है, I इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, और ये डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी जो है वो डी क्यू अपॉन डी टी में तब्दील हो जाता है। इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, किसी क्षण की करंट, किसी क्षण पर करंट। तो ये किसी क्षण वाली कहानी है, ये एवरेज वाली कहानी है। इन जनरल I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन जितना फ्लो किया है अपॉन टाइम। अब इसकी एसआई यूनिट की जिक्र कर लेते हैं। करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर। इसका भी अंदाजा क्लास 10th में आपको था। तो एक एम्पियर क्या होगा? अगर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से एक कूलाम चार्ज एक सेकंड में निकले तो फ्लो होने वाली करंट को हम क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर। और भी जैसे 1 मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ये बहुत यूज होती है, तो इसकी भी जानकारी हमें और आपको होनी चाहिए। चलिए आगे की बात करते हैं। यहां पर देखिए 3 तरह का मामला है जिसे बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, फिर है इलेक्ट्रॉनिक करंट, फिर है स्केलर क्वांटिटी। तो ये जो कन्वेंशनल करंट है ये क्या होता है? अगली स्लाइड में है, फिर भी आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। कन्वेंशनल करंट वो हुआ करती थी जो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता था। अगर पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो आई को इस डायरेक्शन में समझेंगे, यही है कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। अब इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉनिक करंट को बोलते हैं, क्योंकि बाद में ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट ही होता है, प्लस का मूवमेंट कम नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट में बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन हम निगेटिव चार्जेस की डायरेक्शन में लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इसकी करंट फिर भी हम आई इसी डायरेक्शन में लेंगे। आई तो इधर ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक करंट जिधर निगेटिव चार्ज चल रहे हैं वो दिशा। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है जो हमारा करंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वो एक स्लाइड मैंने बनाई, वहां अच्छे से मैं समझा दूंगा। तो ये दोनों का अंदाजा आपको हो गया। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं और इस स्लाइड पे देखूं तो यही बात यहां बताई गई है। कन्वेंशनल करंट, पॉजिटिव चार्जेस जिधर फ्लो हो रहे हैं, दैट इज कन्वेंशनल करंट, और करंट का डायरेक्शन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक करंट का मतलब जिधर निगेटिव चार्ज आ रहे हैं, लेकिन करंट हम उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मानेंगे। निगेटिव चार्जेस इधर फ्लो कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब बात ये की जाती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि करंट के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। देखिए यहां पर जैसे लिखा हुआ है 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर के साथ हमने एक एरो भी बना हुआ है। ये रेड कलर से बना दूं तो आपको दिखाई पड़ेगा आसानी से। ये देखिए एरो है, तो 3 एम्पियर इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ये, 4 एम्पियर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये। तो क्या इतने भर से हम ये कह देंगे कि क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? जी नहीं। किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए 3 कंडीशन चाहिए होती हैं। एक उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और वो वेक्टर लॉ को फॉलो करे। वेक्टर लॉ मतलब समझ लीजिए लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऐसा समझ लें आप। तो यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। अगर हम इन दोनों को 3 और 4 एम्पियर की करंट को किसी भी एंगल पर ले जावें, इसके बीच में कुछ भी एंगल हो थीटा, यहां से निकलने वाली करंट 7 एम्पियर ही होगी। आप जानते हैं कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो ये एंगल बदल देने पर इसका रिजल्टेंट बदल जाता। आप जानते होंगे एक वेक्टर अगर ए है और एक वेक्टर अगर बी है, सेम, इसके बीच का 30 डिग्री एंगल है। अगर यही वेक्टर उठा के हम ए इधर कर दें और बी वेक्टर इधर कर दें और इसके बीच का 60 डिग्री एंगल कर दें, तो रिजल्टेंट इसका रिजल्टेंट कुछ और, इसका रिजल्टेंट कुछ और, क्योंकि दोनों के बीच के एंगल बदल गए हैं। यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है। एंगल आप देखे होंगे, आपके घर में इलेक्ट्रीशियन आते हैं, तार को प्लायर से छील देते हैं, प्लास से, और जोड़ देते हैं। जोड़ते वक्त थोड़ी देखते हैं कि तार किस एंगल पर है,
उससे क्या मतलब, कहीं तो दांत से ही छील के जोड़ देते हैं तो वो जुड़ जाता है। तो कहने का ये मतलब हो गया कि किस एंगल पर करंट मीट कर रही है, इससे उसकी रिजल्टेंट करंट का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये इंटरेस्टिंग है, आपसे पूछा भी जाता है ऐसी क्वांटिटी बताइए जो मैग्नीट्यूड भी रखती है, डायरेक्शन भी रखती है, फिर भी वेक्टर नहीं है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज दैट क्वांटिटी जहां मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो है लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ गया, इसको भी फटाफट कर लेते हैं, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। तो 10 की पावर 20 electrons each having a charge of this one pass from a point A towards another point B। एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस दिशा में चल रहे हैं A से B। टाइम भी दिया है 0.1 सेकेंड में। व्हाट इज द करंट इन द एम्पियर, व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। तो निगेटिव चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में करंट होती है, तो करंट का डायरेक्शन ये हो गया, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम B टू A। तो डायरेक्शन तो हमें पता चल चुका है कि B टू A इसका डायरेक्शन ऑफ करंट है, और एम्पियर में करंट कितनी है तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और क्यू की वैल्यू, क्यू का भी फॉर्मूला होता है एन ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस आपको पता है। तो यहां पर लिख सकते हैं एन ई अपॉन टी। एन कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 की पावर 20, एक पर चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। समय कितना है 0.1 सेकेंड। इसको निकालेंगे तो 160 एम्पियर आंसर आ जाएगा। तो 160 एम्पियर आंसर आ गया, डायरेक्शन आपको यहां पर दिख ही रही है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, बहुत छोटा सा सवाल था, फिर आगे की चर्चा करते हैं। आइए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अब ये बात आती है स्टेडी करंट इन ए सर्किट। जब किसी सर्किट में एक ऐसी करंट फ्लो होती है, ना वो घटे ना वो बढ़े, तो उसको बोलते हैं स्टेडी सर्किट, स्टेडी करंट। जैसे यहां पर इस सर्किट में एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी 2 एम्पियर करंट जा रही है, जो इस समय भी जा रही है, 10 सेकंड बाद भी है, 10 मिनट बाद भी है, तो वो बोलोगे स्टेडी करंट है। और अगर ये करंट वैल्यू बदलने लग जाए, 2 एम्पियर की जगह कभी हो जाए 3 एम्पियर, कभी हो जाए 1 एम्पियर, तो ऐसी करंट को बोलेंगे वेरिएबल करंट। इस स्टेडी करंट को पाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक सोर्स ऑफ ईएमएफ लगाते हैं, चार्ज पंप। मतलब सिंपल सी भाषा में बैटरी खरीद लाते हैं बाजार से। आपने बैटरी देखी होगी, 1.5 वोल्ट की बैटरी मिलती है, वो बैटरी यहां फिट कर देंगे, और वो बैटरी क्या करेगी, आपको स्टेडी करंट प्रोवाइड करती रहेगी। तो बैटरी इज द सोर्स पंप जिसमें एनर्जी है, और वो आपको पुश करके करंट चार्जेस को फ्लो कर रही है, जिससे आपको इलेक्ट्रिक करंट मिल रही है, बाकी काम करा सकते हैं आप। तो स्टेडी करंट समझ गए होंगे क्या मतलब है, और जो स्टेडी करंट नहीं वेरिएबल करंट है उसका क्या मतलब है। अब आ जाता है ओम्स लॉ, जो आप क्लास 10th में भी पढ़े हैं, शायद उससे पहले भी पढ़े होंगे। बड़ी बेसिक सी बात कि अगर किसी कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन ना बदले, फिजिकल कंडीशन मतलब उसका टेम्परेचर ना बदले, उसका लेंथ ना बदले, प्रेशर ना बदले, तो वहां पर जितना पोटेंशियल आप लगाते जाते हैं उतनी ज्यादा करंट फ्लो होने लगती है उसमें। ये शर्त जरूरी है कि उसकी फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल V इज प्रोपोर्शनल टू I कह सकते हैं। जितना पोटेंशियल डिफरेंस उतनी ज्यादा करंट। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हटाते हैं तो यहां पर एक हम R लगा देते हैं, RI, या नॉर्मली हम इसको पढ़ते हैं V इज इक्वल टू IR। तो R क्या हो गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये आप बड़े प्यार से सब जानते हैं, कुछ बातें और ऐड कर दी जाएंगी। ये रेजिस्टेंस है। तो अगर अगली स्लाइड में लिखा है रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस एक ऐसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है बाय वर्च्यू ऑफ इट कि वो चार्जेस फ्लो होने का विरोध करती है। चार्जेस फ्लो होंगे तो उसमें उसको अपोज करेगी। जैसे आप किसी रेलवे स्टेशन में जाएं, त्योहार का मसला हो, होली हो,
दीपावली हो उस समय जाने की कोशिश करेंगे तो बहुत भीड़ मिलेगी आपको, तो वो आप अपने कोच में जाने की कोशिश करेंगे तो लड़ जाएंगे कई बार उनसे, दौड़ लगाएंगे जब, तो वो रेजिस्टेंस है आपका अपनी कोच तक पहुंचने के बीच में। तो ये बात आपको देखनी है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, ये यही रेजिस्टेंस कहलाता है। और R इज इक्वल टू वी आई, क्योंकि पीछे हम लोगों ने देखा था V इज इक्वल टू आई आर है, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन आई। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आई का जो रेशियो है उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब रेजिस्टेंस की कुछ सिंबल देख लेते हैं जो हमें इस्तेमाल करने होते हैं। तो एसआई यूनिट रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम, जो आप इस तरह का सिंबल है ये आपको पहले से अंदाजा होना चाहिए, फिर भी ये रहा। यहां पर कुछ जगह फिक्स रेजिस्टेंस होता है तो इस तरह से शो करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर होता है तो ये बीच में ऐसे बनाकर जिगजैग और बीच में एक एरो लगा देते हैं, ये हो गया फिक्स्ड रेजिस्टेंस, ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसे। और बाकी और भी चीज दी है, इन दोनों चीजों को कम से कम दिमाग में रखिए, किस तरह से हम रेजिस्टेंस को शो करेंगे, उसका सिंबल क्या है। अब आखिर रेजिस्टेंस को कैसे नापते हैं, बहुत ही आसान बात है। नापने के लिए क्या कर सकते हो बेटा, यहां देखिए एक बैटरी है, एमीटर है, रेजिस्टेंस है, वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर क्या नापता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाया जाता है और ये पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। एमीटर सीरीज में लगता है रेजिस्टेंस के, वो करंट नापता है। तो मैं यहां से हम लोग करेंगे क्या कि इससे जाने वाला पोटेंशियल और करंट नाप लेंगे और उसी पोटेंशियल और करंट का जो रेशियो है डेल्टा आई डेल्टा वी कर दो, ये वैल्यू आर आ जाएगी, या यहां पर v अपॉन आई की वैल्यू कर देंगे, दिस इज आर। v कितना i कितना डिवाइड कर दो, रेजिस्टेंस आ जाएगा। इस तरह से मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किया जा सकता है। अब ये जो रेजिस्टेंस होता है ये 3-4 चीजों पे डिपेंड करता है जो हमें अच्छे से आइडिया होना चाहिए। जैसे R इज प्रोपोर्शनल टू L, जितना ज्यादा लंबाई होगी कंडक्टर की उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। भाई अगर आप स्टेशन पे गए हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 की जगह अगर प्लेटफॉर्म नंबर 10 से ट्रेन जा रही है तो लेंथ बढ़ गई तो आपको ज्यादा रेजिस्टेंस 10 तक जाने में फेस करना पड़ेगा। यही है कि कंडक्टर की लेंथ बढ़ गई तो उसमें अपोजिशन टू द करंट ज्यादा बढ़ जाता है। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L, जो चार्जेस जाते हैं उनकी टक्कर काफी जो आयंस हैं और इलेक्ट्रॉन उनसे होने लगती है कि भाई इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा है लेकिन उसमें खाली स्थान तो है नहीं, सब एटम्स भरे हैं, कुछ जिससे इलेक्ट्रॉन निकला वो आयंस बन चुके हैं तो उनसे टकराता जाता है, तो वही रेजिस्टेंस बन जाता है। तो लेंथ के प्रोपोर्शनल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दें तो उस समय ये इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, क्योंकि भाई अगर आपको गाड़ी ट्रेन में पकड़नी है और स्टेशन पे बड़े स्टेशंस बना दें, खूब बड़े बड़े रास्ते हैं, तो वहां पर लोग थोड़े आ भी जाएंगे तो भी आपको निकलने के लिए कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, निकल जाएंगे। और अगर वहां पे जो ब्रिज बने होते हैं, जो प्लेटफॉर्म है वो छोटे हैं तो वहां पर ज्यादा भीड़ हो जाएगी, परेशानी महसूस होगी, ऐसा समझे। तो एरिया बढ़ा देने पर आप ये जो चार्जेस जा रहे होते हैं इनको निकलने की गुंजाइश ज्यादा बन जाती है, इसलिए रेजिस्टेंस घट जाता है। तीसरा होता है नेचर ऑफ द मटेरियल, जिसे रो से दिखाते हैं, ये रो है, रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, आगे कहीं ये लिखा भी हुआ है। तो रो क्या है, ये रो किसी भी मटेरियल के लिए सेम होता है, किसी एक मटेरियल के लिए, जैसे कॉपर के लिए सेम होगा, एल्युमिनियम के लिए अलग होगा, सिल्वर के लिए अलग होगा, लेकिन सिल्वर के लिए जो है वो सिल्वर के लिए रहेगा, कॉपर के लिए जो है वो कॉपर के लिए रहेगा। तो रेजिस्टिविटी का मतलब है कि कौन नेचर ऑफ मटेरियल कौन सा है। अब इन तीनों चीज को आप जब साथ में ले लेते हैं तो आप क्या लिखते हैं, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, या रो भी ले लीजिए, इसकी भी प्रोपोर्शनलिटी ले लेते हैं तो R की वैल्यू बन जाती है यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 लेते हुए R इज इक्वल टू रो L बाई A। और ये फॉर्मूला आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, कोई सवाल कहीं से ना बने तो इससे तो बन ही जाता है।
आर है रेजिस्टेंस, रो है रेजिस्टिविटी जो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, एल है कंडक्टर की लेंथ और ए है क्रॉस सेक्शन एरिया। यहां पर एसआई यूनिट जो रेजिस्टिविटी की है ओम मीटर होती है, तो रेजिस्टिविटी जो है इसकी जो यूनिट है वो ओम मीटर है। आगे देखते हैं बेटा, रेजिस्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, तो कई लोग इसको रेजिस्टिविटी बोलेंगे, कई लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे, और इसको डिफाइन करने का मामला यही रहता है रो एल बाई ए। तो एक ऐसा कंडक्टर लो जहां पे लेंथ 1 हो जाए और एरिया 1 हो जाए, उसके अक्रॉस जितना रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टिविटी कहलाएगी। तो कभी कभी हम लोग क्यूब ले लेते हैं, जो यहां पे बताया गया होगा, इसे क्यूब ले लिया। अब क्यूब का सब यूनिट क्यूब है 111, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये भी 1 हो गया और इसकी लेंथ जो है वो भी 1 हो गई। अब इसके अगेंस्ट में आप जो आर फील करेंगे फेसेस के बीच में, आर वही इसका रो हो जाएगा, या लेंथ 1 और एरिया क्रॉस सेक्शन 1 करके जो इसका रेजिस्टेंस आएगा दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। डेफिनेशन लिखने के लिए ये मैंने लिख दिया है, जैसे नोट्स के तौर पर आपके पास चीजें रहे। तो एसआई यूनिट ऑफ रो रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ये आप याद रखेंगे। अगला वाक्य देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी देखिए क्या है, करंट डेंसिटी, सॉरी करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार आप पढ़ रहे हैं और इससे अक्सर पूछा जाता है, सरल बहुत है। करंट डेंसिटी अभी देखेंगे ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जब हम ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इसका जिक्र वहां आता है, इसलिए समझना जरूरी है बहुत सरल। तो करंट डेंसिटी क्या बोलती है कि किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्जेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जितना फ्लो होगा उसे हम बोलेंगे जे। जे इज द सिंबल ऑफ करंट डेंसिटी। फिर से एक बार, कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर का एरिया कुछ होगा, इससे जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में जितना जा रहा है पर यूनिट टाइम क्यू बाई टी, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज नोन एज जे। जे क्या है, करंट डेंसिटी। अब हम जानते हैं क्यू बाई टी होता आई, तो आई बाई ए हो गया। अब ये स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन किधर होगा, ये देखिए वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन एज मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में हम जे का डायरेक्शन लेते हैं। एक तरीके से कह दीजिए करंट की डायरेक्शन में लेते हैं, उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चल रहे होते हैं। तो जे का डायरेक्शन किधर है, जिधर पॉजिटिव चार्ज चलते हैं, जिधर करंट फ्लो हो रही होती है। अब इसी को देखिए, इसको I इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा मान लीजिए। ये एरिया हमारा, ये जो एरिया वेक्टर है, ये एरिया क्रॉस सेक्शन नहीं है, किसी एंगल पर है, घूम गया देखिए, तो इसका एरिया वेक्टर किधर आ जाएगा, थीटा एंगल बनाएगा। पहले का तो एरिया वेक्टर इधर जा रहा था, ये जो चार्ज फ्लो हो रहे थे हमारे, इससे एंगल बना रहा है थीटा, तो ये वैल्यू होगी I इज इक्वल टू जे कॉस थीटा, क्योंकि ये जो एरिया है इसका इस चार्ज की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वही लेना है हमको। तो ये जे ए कॉस थीटा जो कि हो जाता है जे वेक्टर क्वांटिटी डॉट ए। तो करंट की वैल्यू, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी और एरिया वेक्टर इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। और ये देखिए लिखा है एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर स्क्वायर मीटर। आप जे की वैल्यू निकालने जाएंगे तो एम्पियर पर स्क्वायर मीटर आई अपॉन ए, एंड इट्स डायमेंशन आर ए एल माइनस 2। इस तरीके से बात आप कह सकते हैं। ये करंट डेंसिटी क्या है, इसको जरूर थोड़ा सा पकड़ के रखें, सरल बहुत है। आगे देखते हैं बेटा, आगे देखिए कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस भी बहुत सरल मामला। कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल और इसका सिंबल होता है जी। तो G इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। अब आर का हमारा यूनिट होता है ओम, एसआई यूनिट। तो इसको G का जो हम कंडक्टेंस कह रहे हैं, इसके यूनिट को इसका उल्टा भी लिख देते हैं, ओम इनवर्स भी लिख सकते हो, और 1 अपॉन आर है ना, और इसी को OHM को देखिए MHO भी लिखते हैं, मो।
ओम का रिवर्स ऑर्डर में, ओम का रिवर्स ऑर्डर में MHO ऐसे भी यूनिट कही जाती है। इसकी एक यूनिट और होती है जिसे बोलते हैं साइमंस। तो ये क्या है? दिस इज कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या चीज होगी? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल और इसकी यूनिट ओम इनवर्स, मो या सीमेंस। अब कंडक्टेंस के बाद एक वर्ड आता है कंडक्टिविटी। ये सब पूछ लिया जाता है आपसे, बहुत ही सरल है। लेकिन कंडक्टिविटी क्या है? तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है। कंडक्टिविटी को सिग्मा से दिखा रहे हैं, दैट इज 1/ρ। क्या है ये? कंडक्टिविटी। और ये क्या था? रेजिस्टिविटी। हम जानते हैं रेजिस्टिविटी का जो SI यूनिट होता है वो क्या लिखते हैं आप? ओम। रेजिस्टिविटी का ओम मीटर। और इसका लिखोगे तो 1 कर दोगे तो ओम मीटर। ये इसकी हो जाएगी कंडक्टिविटी की यूनिट। और ओम को हम मो भी लिख सकते हैं, MHO मीटर या सीमेंस मीटर। ये इसकी कुछ यूनिट है। दिस इज कंडक्टिविटी, दिस इज रेजिस्टिविटी। तो ये पकड़ के रखिए, जैसे छोटी छोटी बातें आए तो आप इसको बना सकें। अब ये देखिए, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये है E इज इक्वल टू रो जे। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। जे क्या है? करंट डेंसिटी। इसी को आप जानते हैं, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होता है। इसी को 1/ρ लिखोगे तो ये यही चीज आ जाएगी, दिस इज कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक फील्ड और बाकी तो मैंने लिख ही दिया है। इसे बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर क्वांटिटीज इस्तेमाल की गई हैं। और जो हम पढ़ते थे V इज इक्वल टू IR, ये होता है स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्योंकि इसमें जो क्वांटिटी यूज्ड है वो स्केलर है। पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी है, रेजिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। जबकि ये क्या है? वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अक्सर आता है लिखने को कि वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ लिखिए। तो जब ये ओम्स लॉ लिखे वेक्टर फॉर्म, तो ये जो E रो J है इसका मतलब भी मेंशन कर दीजिए, अच्छा रहेगा। और the above equation is the vector form of Ohm's law and it is equivalent to the scalar form of V is equal to IR। ये स्केलर फॉर्म है, इसी के इक्विवेलेंट ये है। ये कहां से आता है ये थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको डेराइव कर देते हैं वेक्टर फॉर्म को। तो मैं यहां लिख देता हूं डेरिवेशन। उसी का डेरिवेशन है, तो आप समझ पाए होंगे किसका डेरिवेशन करने वाले हैं। तो एक कंडक्टर ले लेते हैं L लेंथ का। एक कंडक्टर लिया, इसकी लेंथ L है और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और E इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें बन रहा है। तो हम पोटेंशियल कितना लिख सकते हैं अक्रॉस इट्स एंड्स? तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, तो V इज इक्वल टू E इंटू L। ये हम जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, फ्रॉम ओम्स लॉ हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। R की जगह हम लिख देंगे I इंटू रो L अपॉन A। हम जानते हैं R इज इक्वल टू रो L बाई A होता है। बढ़िया। इस V की जगह हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे EL। तो EL इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये बात यहां पर पकड़ में आई, और भी था, आई भी था यहां।
इस एल से ये एल गया कट, तो ई की वैल्यू कितनी बची, रो आई अपॉन ए। आई अपॉन ए क्या होता है बेटा, आई अपॉन ए होता है करंट डेंसिटी। तो ई इज इक्वल टू जे रो, जे का मतलब करंट डेंसिटी, ये जे आई अपॉन ए होता है, जे यहां लिख दूं कहीं, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। तो ये करंट डेंसिटी रो हो गई, रेजिस्टिविटी। तो ये देखिए आपका, ये अभी हमने वेक्टर इसका डायरेक्शन नहीं शो किया है, लेकिन हम जानते हैं क्या कि द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी जो कि हमारा जे वेक्टर है, इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E. तो नाउ वी कैन राइट, हमने देखा यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलते हैं, तो उसी डायरेक्शन में जे का भी डायरेक्शन है। तो जे का और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन एक ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो करंट प्लस वाले चार्ज इधर ही जाएंगे, और प्लस का मोशन जिस तरफ होता है वही हमारा डायरेक्शन जे का होता है। तो यहां पर हम इसको वेक्टोरली क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर रो इंटू जे वेक्टर, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन एक ही था, इसलिए यहां पर वेक्टर लगा दिया। डायरेक्शन है कि मैग्नीट्यूड पहले से पता था। अब कभी कभी इसको, ये एक वेक्टर फॉर्म हो गया ओम्स लॉ का, कभी कभी हम इसको क्या लिख देते हैं, J इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू ई, रो को नीचे ले आते हैं। 1 अपॉन रो क्या होता है, कंडक्टिविटी सिग्मा, तो ये सिग्मा इंटू ई बन जाता है, दोनों एक ही चीज है। तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसको नोट कर लें आप। अब इसको नोट कर लिया होगा आपने। अगला चलते हैं, ये किसका था, ये डेरिवेशन था वेक्टर फॉर्म ओम्स लॉ का। तो ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी पता होना चाहिए, और इसका डेरिवेशन भी आपको ये भी पता होना चाहिए जिससे निकाल सकें आप। चलिए आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स देखते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, किसकी कितनी रेजिस्टिविटी है, तुम क्या बोल देंगे ऐसा। तो कंडक्टर्स कब बोलते हैं, द कंडक्टर्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट फेयरली वेल, आप जानते ही हैं करंट आराम से फ्लो हो सकती है कंडक्टर में। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, दे हैव लो रेजिस्टिविटीज इन द रेंज ऑफ 10 की पावर -8 ओम मीटर टू 10 की पावर -6 ओम मीटर। तो जिनकी रेजिस्टिविटी 10 की पावर -8 ओम मीटर से 10 की पावर -6 ओम मीटर तक होती है, वो रेजिस्टिविटी के हिसाब से कंडक्टर माने जाते हैं। फिर बीच में आता है इंसुलेटर्स, इनमें से करंट फ्लो कराना पॉसिबल नहीं होता है। तो द कंडक्टर्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट फेयरली वेल, जो आसानी से करंट नहीं फ्लो करेंगे वो हो जाएंगे इंसुलेटर। नॉन मेटल्स आर गुड इंसुलेटर्स, इनकी रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा होती है, 10 की पावर 4 ओम मीटर से ज्यादा। तो रेजिस्टिविटी अगर ज्यादा होगी तो करंट कम फ्लो होगी, या नहीं होगी, ज्यादा रेजिस्टिविटी हो गई। फिर बीच में एक मटेरियल आते हैं जिन्हें बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर इनके बीच का कहानी है, ना पूरी तरह इंसुलेटर है ना पूरी तरह कंडक्टर है। तो दीज आर द मटेरियल्स हु रेजिस्टिविटी लाइन बिटवीन those of conductor and insulator, that is between 10 की पावर -6 ओम मीटर टू 10 की पावर 4 ओम मीटर, इनके बीच की कहानी, इन दोनों के बीच की। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन ऑफ टिपिकल सेमीकंडक्टर्स, आप पढ़ेंगे भी चैप्टर 14 में सेमीकंडक्टर्स में, तो वहां पर काफी इस्तेमाल करेंगे इन बातों का। चलिए आगे एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं बेटा। अब ये देखिए न्यूमेरिकल है, ए कॉपर वायर ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर and resistance 1 kilo ohm is connected across a power supply of 20 volt। ये एक वायर है, ऐसे में दिखा देता हूं,
और पावर सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट है शायद। इस कंडक्टर का जो रेडियस है 0.1 मिलीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। 1 किलो ओम इसका रेजिस्टेंस है, आर है 1 किलो ओम, मतलब 10 की पावर 3 ओम, और वोल्टेज सप्लाई लगी है 20 वोल्ट की। ये डाटा गिवन है। पूछ रहे हैं ये हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड पर सेकेंड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर सेकेंड। तो निकालते हैं, पहला निकालते हैं करंट, उसी से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। तो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। V कितना है 20 वोल्ट, R कितना है 10 की पावर 3, तो ये वैल्यू हो गई 0.02 एम्पियर। अब हम जानते हैं कि जो I की वैल्यू होती है वो Q/T होती है, तो Q की वैल्यू यहां हो जाएगी I इंटू टी, और टाइम जो है 1 सेकेंड लेना है, तो ये वैल्यू क्या हुई Q की, 1 सेकेंड वाला टाइम, वो भी लिख देंगे हम लोग। ठीक। दूसरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एक दूसरा फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NE, तो यहां से N निकालना होगा, तो मैं लिखूंगा Q अपॉन E, और Q की जगह मेंशन कर दो IT, करंट निकाल चुके हो, IT अपॉन E। काम बन गया। I की वैल्यू डाली 0.02, समय था 1, इलेक्ट्रॉन पे पाया जाने वाला चार्ज था 1.6 10 की पावर -19, इसका आंसर आ गया 1.25 इंटू 10 की पावर 17। इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकलेंगे। समझ पाए होंगे। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा बना के रखे, करंट निकाल लिया, करंट का मतलब ही होता है Q/T निकाल लिया, मतलब आई क्यू चार्ज पता है, चार्ज को NE के बराबर रख दो, काम खत्म, N निकल आएगा, बात खत्म। खैर, नंबर दूसरा भी है, राइट डाउन द करंट डेंसिटी। यहां देखिए करंट डेंसिटी इन द वायर, तो करंट डेंसिटी होती है I अपॉन A। करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I अपॉन A, है ना। तो I लिखा और A की जगह क्रॉस सेक्शन ले लिया πr²। करंट कितनी थी 0.02 एम्पियर, πr² 3.14, रेडियस कितनी है 0.1 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी 6.37 इंटू 10 की पावर 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये करंट डेंसिटी हो गई। तो इसको आप हट जाता हूं, जिससे आप नोट कर लीजिए, फिर अगली बात करते हैं हम लोग। तो अगली बात एक न्यूमेरिकल और लेते हैं बेटा, ये लेते हैं न्यूमेरिकल और इसको करने का प्रयास करते हैं। लिखा है ए वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। एक वायर को इतना लंबा था, जो कि 10 ओम इसका रेजिस्टेंस था, इसको खींच के हमने कितना 3 गुना कर दिया है। ये अगर लेंथ L थी तो इसको हमने 3L कर दिया है, जो L' के बराबर है। What will be इस न्यू रेजिस्टिविटी। आप जानते हैं कि जो रेजिस्टिविटी होती है रो, वो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो अगर इसका रो यहां रो है तो इसका भी रो सेम रहेगा। समझ गए। तो पहले वाले का आंसर क्या है, रेजिस्टिविटी रो विल बी सेम, रो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। does not depend on L और A। तो ये आपको पता था कि जो रो है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी, मटेरियल पे डिपेंड करेगी। मटेरियल बदलोगे तो भैया मटेरियल तो बदला नहीं है।
फिर नंबर 2 पूछ रहे हैं ये कि न्यू रेजिस्टेंस बताइए। तो न्यू, हाँ रेजिस्टेंस बदल जाएगा, इसका आर था तो इसका आर डैश हो जाएगा, लेंथ आपने खींच दी है। चलिए देखते हैं, आपने कुछ भी खींचा ताना है, वॉल्यूम विल बी सेम। वी सेम है तो एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू पहले वाले का एरिया इंटू लेंथ। ठीक, अब यहां से अगर मैं निकालूं ए डैश अपॉन ए, तो ये वैल्यू आ जाएगी एल अपॉन एल डैश। एल तो एल ही था, एल डैश की वैल्यू 3L थी, अभी लिखी है वहां पर, तो ये वैल्यू आ गई 1/3। एक तो हमारे पास ये जानकारी उपलब्ध हुई। अब आर डैश अपॉन आर लिख लेता हूं, रो एल डैश अपॉन ए डैश अपॉन रो एल अपॉन ए। ये हुआ ना आर डैश अपॉन आर की कहानी। सारी वैल्यू काट मारे रो से रो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एल डैश अपॉन एल इंटू ए अपॉन ए डैश। देखिए ध्यान से, एल डैश अपॉन एल क्या है, 3/1, ये 3L था, ये L ही था, और ए अपॉन ए डैश इसका उल्टा, इसका उल्टा लिखा हुआ है, तो 1/3 का 3 हो जाएगा। अगेन ये वैल्यू कितनी हो गई, 9, यानी आर डैश कितना हो जाएगा यहां से 9R, और पहले वाला आर था 10 ओम, तो अब आंसर आ गया 90 ओम। दिस इज योर आंसर। इस तरह के सवाल बोर्ड्स में मोहब्बत से मिलेंगे और आप कर भी लेंगे, बस ध्यान देते रहिए। ठीक है, तो ये आपने नोट किया होगा, पूरा स्क्रीन आपको दिख रहा है। अब हम लोग बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ की, कि ओम्स लॉ कोई फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर नहीं है कि भाई ये लगेगा ही लगेगा हर जगह, इसको कई लोग तोड़ते भी हैं, है ना। तो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। Ohm's law is obeyed by many substances under certain conditions, but it is not a fundamental law of nature. ये fundamental law of nature नहीं है। किसी भी कंडक्टर को जब शुरुआत में आप उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं और करंट भी देते हैं, तो ओम्स लॉ वो फॉलो करता है। ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलती है जब V और I के बीच में ग्राफ को आप ड्रॉ करते हैं। इसको देख लीजिएगा, The conductors which obey Ohm's law are called ohmic conductors. Ohmic conductors कौन है, जो Ohm's law फॉलो करें। Ohm's law फॉलो करेंगे तो V और I के बीच में स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि ओरिजिन से जाएगी। ये देखिए ओरिजिन से जा रही है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन मिल रही है लेकिन वो ओरिजिन से नहीं जा रही है, तो ये Ohm's law फॉलो नहीं कर रहा है। Ohm's law फॉलो करने के लिए ये लाइन आपकी ओरिजिन से जानी चाहिए और स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जाए तब वो ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है। केवल स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से ना जाए वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। और भी दिखवाएंगे। द VI ग्राफ फॉर ओमिक कंडक्टर्स इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और ओम्स लॉ को फॉलो करने वाले जो कंडक्टर्स होंगे उनको ओमिक कंडक्टर्स बोलोगे, सिंपल सी बात। अब आगे देखते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो नॉन ओमिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं, जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते, जिनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन और ओरिजिन से नहीं जाता, कुछ गड़बड़ी हो जाए उसमें। VI ग्राफ की बात कर रहा हूं। सिंपल भाषा में ओम्स लॉ जो फॉलो नहीं करेंगे वो नॉन ओमिक कंडक्टर्स हो जाएंगे। तो यहां पर द कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ये किस किस तरह के हो सकते हैं, 3-4 कंडीशन लिखी हैं। वही ग्राफ की बात सोचिए, VI ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ना मिले, तो यहां पर देखिए कहानी क्या है, थोड़ी दूर तक तो स्ट्रेट लाइन मिला, फिर कर्व हो गया। जो कंडक्टर्स होते हैं उनको थोड़ी देर तक करंट फ्लो करो तो गर्म हो जाते हैं, फिजिकल कंडीशन डिस्टर्ब हो जाती है, लेंथ बढ़ जाती है, उस समय ये स्ट्रेट लाइन शो नहीं करते, कर्व नेचर शुरू करते हैं। तो यहां से यहां तक तो ओम्स लॉ है, लेकिन पूरे के लिए ओम्स लॉ नहीं है। तो ये अगर घूम रहा है आगे कर्व, तो ये नॉन ओमिक कंडक्टर्स है। चलिए देखते हैं कौन कौन से 4 पॉइंट है। द स्ट्रेट लाइन VI ग्राफ डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से नहीं पास हो रही, यहां से चली गई।
तो यहां से चली गई, ओरिजिन हमारा ब्लैंक रह गया, तो ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। वी आई रिलेशनशिप इज नॉन लीनियर, ये फोटो बनी है। नॉन लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन ना होना, सीधे गई घूम गई, नंबर 2 पोजीशन ग्राफ। तीसरा, वी आई रिलेशन डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ वी फॉर सेम एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ वी, यानी इस तरफ v की जो प्लस वैल्यूज हैं इनमें कुछ ग्राफ आपको और मिले और इधर कुछ ग्राफ आपको और मिले, प्लस माइनस कर देंगे तो सेम वैल्यू अचीव नहीं होगी, तो प्लस माइनस करने से खेल बदल जाए। वी आई रिलेशनशिप इज नॉन यूनिक, मतलब उसमें क्या है, अगर हम v इधर किधर भी है वी आई कर दिया है और कोई ग्राफ बना रहे हैं तो एक ही वैल्यू पर देखिए दो दो वैल्यूज मिलनी शुरू हो जाए। पता लगा कि एक करंट पर दो वोल्टेज मिल रहे हैं, वी आई बना दी, वी अगर इधर है आई इधर, तो ऐसा कोई ग्राफ जा रहा है जहां पर आपने एक पर्टिकुलर वी के लिए देखा तो उसमें दो दो वैल्यूज मिल गई, दो की जगह 3 मिल गई, तो नॉन यूनिक वैल्यूज हैं। इनके एग्जांपल्स भी मैंने रखे हैं जिसको आपको शो कर सके। देखिए मेटेलिक कंडक्टर्स मैंने बताया था कि शुरू में जब मेटेलिक कंडक्टर्स को आप करंट फ्लो करते हो तो करंट फ्लो होने के बाद थोड़ा गर्म हो जाते हैं और वो नॉन लीनियर नॉन ओमिक बिहेवियर देखिए इधर शो करते हैं। स्ट्रेट लाइन मिलना था वी आई ग्राफ है, जो इसके अंदर नहीं होता क्योंकि ये हीटअप हो जाते हैं और सीधा रास्ता छोड़ देते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल है जो नॉन ओमिक कंडक्टर्स का है, जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते। आगे देखिए दूसरा एग्जाम्पल, वाटर वोल्टामीटर। तो ये वाटर वोल्टामीटर आप लोग केमिस्ट्री में बहुत अच्छा पढ़ते होंगे। ये वाटर है, इससे हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग कर रहे हैं। इसमें भी क्या होता है, नॉन लीनियर, मतलब लीनियर है लेकिन ओरिजिन से नहीं जा रहा है, ऐसा कर्व आपको मिलता है वाटर वोल्टामीटर में। तो इस वजह से ये भी नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन के साथ साथ ओरिजिन से जाना चाहिए था, नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, नॉन ओमिक हो गया, क्या करेंगे। अगली बात, पीएन जंक्शन डायोड, जो आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 में, पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर्स में। तो पीएन जंक्शन डायोड में आप देखेंगे प्लस वी के लिए कोई और ग्राफ मिल रहा है और माइनस वी के लिए कोई और ग्राफ मिल रहा है, देख पा रहे होंगे। तो ये भी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स। पीएन जंक्शन पकड़ के रखें, पूछा जाए एग्जाम्पल लिख दें, फोटो बना दें। फिर आगे देखें आप, थायरिस्टर। थायरिस्टर क्या होता है, ये 4 लेयर्ड सेमीकंडक्टर्स पीएन को एक के बाद अल्टरनेटिवली लगाते हैं। ये इस तरह के थायरिस्टर्स होते हैं, आपने देखे होंगे कभी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में किसी को लगाते हुए। ये हमें थायरिस्टर पढ़ने नहीं है, बस इस वजह से आपको बता रहा हूं कि नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं और इनका ग्राफ देखिए, एक पर्टिकुलर वैल्यू v के लिए कई इसमें दिक्कतें हैं। एक तो प्लस v के लिए कोई और ग्राफ, माइनस v के लिए कोई और ग्राफ, नॉन लीनियर, ऊपर से एक ही वैल्यू के लिए यहां पर देखिए रेड कलर, नॉन यूनिक वैल्यूज। ये देखो एक v वोल्ट के लिए अगर इसको 1 वोल्ट 2 वोल्ट मानो तो 2 वैल्यूज मिल रही हैं। तो इसमें कई सारी भयानक गतिविधियां नॉन लीनियर है, v प्लस के लिए कोई और वैल्यूज, v माइनस के लिए कोई और वैल्यूज, साथ में v की पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए यूनिक वैल्यू ना मिलना। तो ये सब दिक्कतें इस थायरिस्टर में आती हैं, जो मैंने थोड़ा समझाने का प्रयास किया कि आप इसको पकड़ पाए। ये किनके एग्जाम्पल्स हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स के। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, गैलीनियम आर्सेनाइड। इस गैलीनियम आर्सेनाइड में भी, जो कि एलईडी बनाने में इस्तेमाल होता है ज्यादातर, ये भी अब वो कोर्स से हट गया एलईडी, वरना पहले था तो एलईडी कैसे काम करती है ये भी सीखते थे आप। तो गैलीनियम आर्सेनाइड का ये देखिए वीआई ग्राफ, नॉन लीनियर कर्व है, नॉन लीनियर रीजन, नॉन लीनियर, तो ये साफ तौर पे क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर। तो ये नॉन ओमिक कंडक्टर हो गए जो आप पकड़ पा रहे हैं। कभी पूछा जाए इनके एग्जाम्पल वगैरह तो आप इनके एग्जाम्पल इसी तरीके से मेंशन कर दीजिए। मैंने ग्राफ के साथ इनको लिख दिया है जिससे आपको लिखने में कष्ट ना आए। फिर अगली बात देखते हैं, जहां लिखा सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या चीज होती है, जब कोई मटेरियल अपना रेजिस्टेंस वाला प्रॉपर्टी
छोड़ देता है, यानी उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। तो क्या ऐसा संभव है? क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो हो तो, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर जीरो हो जाएगा तो जो फालतू का हीट निकल रहा है या डाटा लॉस हो रहा है उसको हम रोक लेंगे। सुपर कंप्यूटर्स बहुत ही शक्तिशाली बन जाएंगे, लंबी दूरी तक हम ट्रांसमिशन कर पाएंगे क्योंकि हीट लॉस नहीं है, मतलब डाटा लॉस नहीं है। क्या ये संभव है कि किसी का रेजिस्टेंस जीरो हो सके, सुपर कंडक्टिविटी मिल सके? आंसर है। लेकिन दिक्कत क्या है वो भी देखेंगे। द फिनोमिना ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी, आर जीरो हो जाना, by certain metals and alloys when they are cooled below a certain temperature is called superconductivity। जब किसी कंडक्टर को या एलॉय को हम ठंडा करते जाते हैं तो एक टेम्परेचर के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस की वो खत्म हो जाती है, वो रेजिस्टेंस ऑफर करना बंद कर देता है, सुपर कंडक्टिविटी बन जाती, सुपर कंडक्टर बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मरकरी 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर, 4.2 केल्विन टेम्परेचर बहुत कम है, हमारे रूम का टेम्परेचर नॉर्मली 300 केल्विन होता है। 4.2 केल्विन क्या हालात होंगे समझ सकते हैं आप। तो यहां पर देखिए करीब करीब टेम्परेचर केल्विन 4.2 केल्विन, और ये रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। तो जैसे आप ठंडा करते जाएंगे, इधर से ठंडा करते आ रहे हैं, आराम से डिप करके यहां रुक जाता है, आर जीरो। बात पकड़ में आई होगी, ठीक। तो 4.2 केल्विन पर आपको मरकरी सुपर कंडक्टर बन जाता है। अब इसमें परेशानी ये है ना कि इतने कम टेम्परेचर पे कोई सुपर कंडक्टर बन रहा है तो हमारी डेली लाइफ में उसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? क्योंकि हमारा तो रूम टेम्परेचर पे काम होता है, कई जगह तो गर्मियां और पड़ती हैं। अब नॉर्थ इंडिया में तो आप 45 डिग्री 48 डिग्री जाना कोई बहुत स्पेशल बात नहीं है, और कई जगह सर्दियां भी पड़ती हैं। तो वो टेम्परेचर तो हो जिसपे हम इसका इस्तेमाल कर सकें, उसके लिए साइंटिस्ट खोज रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, काफी आगे तक बढ़ गए हैं, लेकिन अभी तक रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर्स नहीं बना पाए हैं। जैसे ही वो सुपर कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे बना लेंगे कि रेजिस्टेंस उसमें कुछ ना रहे, हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें मिलेंगी, डाटा लॉस कम होगा, सुपर डुपर कंप्यूटर्स बन जाएंगे, ट्रांसमिशन बहुत आसान हो जाएगा। तो ये काम किया जा रहा है। खैर एक बात और देख लेते हैं यहां पर, द टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस अंडरगोज ए ट्रांजिशन फ्रॉम नॉर्मल कंडक्टर टू सुपर कंडक्टर इन ए जीरो मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखिएगा ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड एज ए ट्रांजिशन और क्रिटिकल टेम्परेचर। तो टीसी लिखते हैं इसको, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है। क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पर कोई कंडक्टर अपनी कंडक्टर की प्रॉपर्टी छोड़कर वो सुपर कंडक्टर बन जाता है, दैट टेम्परेचर इज नोन एज ए क्रिटिकल टेम्परेचर। इस केस में जैसे मरकरी था तो 4.2 केल्विन इसका टेम्परेचर हो गया। लेकिन ये कब की कहानी है? जब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ना हो। अब इसी का एक दूसरा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है मेजनर इफेक्ट। तो मेजनर इफेक्ट क्या होता है? देखिए मेजनर इफेक्ट में क्या होता है कि किसी हम सुपर कंडक्टर्स को क्रिटिकल टेम्परेचर से कम पर रखते हैं, यानी सुपर कंडक्टर बन गया। द एक्सपल्जन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स फ्रॉम ए सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है और ये अब मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, पहले वाले में मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, और टीसी से कम रखा है, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम रखा है। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इसको छोड़ के निकलने लगता है। ये देखिए जब टीसी से ज्यादा है टेम्परेचर तो मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है सीधे सीधे, कोई रास्ते में परिवर्तन नहीं किया। लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर इस सुपर कंडक्टर का क्रिटिकल टेम्परेचर से कम किया, वो सुपर कंडक्टर बन गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर इसको रखोगे तो मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है वो इसको छोड़ के चला जाता है, एक्सपल्शन करता है, इसमें से जाना पसंद नहीं करता। यही लिखा था, एक्सपल्शन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम ए सुपर कंडक्टिंग मटेरियल व्हेन इट इज कूल्ड बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर
इन्हें मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये भी है, इज कॉल्ड मेजनर इफेक्ट। ये एक मेजनर इफेक्ट का एग्जांपल है। कई लोग जो हवा में ट्रेन चलाते हैं जापान में ना, अपनी उससे कोशिश करके, वो भी मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करते हैं कि वो ट्रेन जो होती है वो पटरी पर घर्षण करके, फ्रिक्शन करके नहीं चलती है, वो अपनी पटरी से थोड़ा सा ऊपर रहती है, हवा में कह लीजिए। और उस समय उससे फायदा क्या होता है कि रफ्तार पकड़ा सकते हैं, जब ब्रेक मारते हैं तो ब्रेक से झटके भी नहीं लगते क्योंकि वो फ्रिक्शन करके तो रुकती नहीं, स्पीड भी काफी ज्यादा मिलती क्योंकि फ्रिक्शन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, टूट फूट भी कम होती है, ये सब फायदे होते हैं। तो ये मेजनर इफेक्ट और ये सुपर कंडक्टिविटी भी ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा और इंटरेस्टिंग रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट नंबर 2 जल्दी ही मिलेगा आपको, और इसका पीडीएफ चाहिए अगर आपको तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।